यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के तहत प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन के बारे में बात किया। हमने देखा कि किस तरह से ओवम और स्पर्म आपस में जब उनके क्रोमोसोम इंटरमिंगल कर गए, यानी प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और एम्फीमिक्सिस की प्रक्रिया के बाद जो जाइगोट बना, अब हम लोग आगे की कहानी बताएंगे कि उसी जाइगोट के अंदर ही हमने देखा कि स्पर्म के और ओवम के जो क्रोमोसोम मिले, वहीं पे सेक्स का भी डिटर्मिनेशन हो चुका है कि वह फीमेल बेबी बने या मेल बेबी बने, वहीं पे निर्धारित हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे, उसी कड़ी को आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे और देखेंगे कि जो जाइगोट बन गया है, अब उस जाइगोट जो सिंगल सेल है और डिप्लॉयड है, उससे एक फीटस का, यानी एक एम्ब्रियो का, फिर फीटस का और फिर एक शिशु का निर्माण कैसे होना है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और इस प्रक्रिया को जानेंगे कि किस तरह से एक जो सिंगल सेल जाइगोट है, जो डिप्लॉयड है, वो कैसे एक शिशु को जन्म देती है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि उस जाइगोट के अंदर सेल का डिवीज़न होता है और उसको हम उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसे हम कहते हैं क्लीवेज या विखंडन, या उसे हम विदलन कहते हैं। आज हम जानेंगे कि यह विदलन है क्या और कैसे जो है वो सेल रैपिडली डिवाइड करती हैं। आप जानते हो एक प्रक्रिया जो है माइटोसिस यानी सूत्री विभाजन में सेल जो है अपनी संख्या को भी बढ़ाती हैं और रैपिडली डिवाइड भी करती हैं, लेकिन यहाँ पे सूत्री विभाजन और इस विभाजन में थोड़ा सा अंतर होगा, उसे भी हम लोग समझेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से जो ग्रोथ फेज है G1 और G2, ये ग्रोथ फेज इस क्लीवेज में नहीं होगा, ये सूत्री विभाजन यानी माइटोटिक डिवीजन जैसा ही होगा, लेकिन इसमें ग्रोथ फेज नहीं होगी। बाकी इसकी यस फेज और डिवीजन फेज ये दोनों मौजूद होंगी। इसको अभी हम लोग देखेंगे और एक एक को करके हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह क्लीवेज होता क्या है। तो देखिए, रैपिडली डिवीजन ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन इन जाइगोट इज नोन एज क्लीवेज, यानी जो जाइगोट है उसके अंदर तेजी से सूत्री विभाजन का होना ही क्या है, क्लीवेज है। अब क्लीवेज को अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ जो इसमें टर्म्स हैं जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो क्लीवेज है वो होलोब्लास्टिक है कि मीरोब्लास्टिक है, डिस्क्वाइडल है, अनइक्वल है या इक्वल है, ये किस तरह का है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस प्लेन से ह्यूमन के केस में सारी चीज़ें होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा क्लीवेज है वो किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले क्लीवेज को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एग की बात करते हैं कि एग के अंदर आप जानते हो कि एक योक सैक होता है, योक होता है, जिससे मुर्गी का अंडा आप खाते हो तो पीला वाला भाग वो योक ही तो है, वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो जब हम अंडे को समझ लेंगे कि वो जो ओवम है उसके अंदर योक की मात्रा कितनी है, उसको जब हम जान लेंगे तो बड़े आसानी हो जाएगी हमें क्लीवेज को समझना। तो सबसे पहले हम आइए देख लेते हैं कि ये जो एग होता है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले कुछ ऐसे एनिमल हैं, एनिमल में एक में भी योग के प्रेजेंसी या एब्सेंसी के आधार पे बहुत ही विविधता है। आप देखेंगे कुछ में बिल्कुल योग होता ही नहीं, कुछ में कम होगा, कुछ में ज़्यादा होगा। तो एग को सबसे पहले आइए हम समझ लेते हैं कि उसमें योग के आधार पे जो एग होते हैं वो कितने तरह के होते हैं।
क्योंकि योग जो है ये ऐसा पोर्शन है जिसका डिवाइडेशन मुश्किल है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है उसी का डिवाइडेशन होना है। तो इसी के आधार पे योग को बड़े आसानी से हम नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन साइटोप्लाज्म को तोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि जिसमें योग की मात्रा ज़्यादा होगी वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इसमें योग की मात्रा बिल्कुल कम होगी उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आइए सबसे पहले हम योग के आधार पे अंडे को ही समझ लेते हैं कि वो क्या है, और उसके बाद से हम देखेंगे कि उसका विभाजन कैसे करना बड़ा आसान हो जाता है। तो देखिए ये एग जो है, अभी हम लोगों ने देखा कि जो विदलन या विखंडन है, क्लीवेज और सेगमेंटेशन जिसको कहते हैं, रैपिड माइटोटिक डिवीजन इन जाइगोट इज नोन एज विखंडन या क्लीवेज कहलाता है। इस बात को हम लोगों ने जान लिया। अब हम देखते हैं कि जो ह्यूमन का एग होता है वो कैसे हम लोग याद करेंगे, कैसे दिमाग में रखेंगे। तो देखिए जैसे यह एक ऐसा एग है, इसको आप देखिए, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल योक नहीं है, ये साइटोप्लाज्म है, इसका न्यूक्लियस है। तो इस प्रकार का एग जिसमें मतलब यूं समझे कि योक है ही नहीं, ना के बराबर है, तो इसको हम कहते हैं एलिसिथल। वेरी इंपॉर्टेंट, एलिसिथल। एलिसिथल या अपीतकी, ए मीन्स एब्सेंट और लिसिथल मतलब उसके अंदर योग की मात्रा बिल्कुल एब्सेंट है, उसमें है ही नहीं। जैसे ह्यूमन का देखिए, यहाँ मनुष्य का जो अंडा देखेंगे, जो ह्यूमन बीइंग्स है, इसके एक को देखेंगे तो यह इसके अंदर योग नहीं है, तो इसीलिए ऐसे को हम एलिसिथल कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे प्रकार का हम समझते हैं। यह दूसरे प्रकार का जो एक देख रहे हैं, इसके अंदर योग तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में है। जैसे आप देखिए, इसको हम क्या नाम देंगे, पहला हमारा हो गया एलिसिथल, दूसरा हो गया, चूंकि बहुत कम मात्रा है तो कम को माइक्रो बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे माइक्रोलिसिथल। माइक्रोलिसिथल, ठीक है, ये हमारा हो गया माइक्रोलिसिथल, यानी बहुत कम इसमें पाए जाते हैं। जैसे इकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर्स हैं, सी आर्चिन को देख लीजिए, स्टारफिश को देख लीजिए, इसमें क्या है भाई, बहुत कम योग की मात्रा पाई जाती है इस एग में, इसीलिए यह हो गया माइक्रोलिसिथल। ठीक, अब तीसरे चलते हैं हम, थोड़ा सा इससे ज्यादा पाया जाएगा तो इसको हम मीजोलिसिथल कहते हैं। मीजोलिसिथल, ठीक है भाई, मीजोलिसिथल। इसमें देखिए यह योग की मात्रा जो है यहाँ थोड़ी ज्यादा हो गई है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जिधर योग की मात्रा ज्यादा है इसे हम वेजिटेरियन पोल भी कहते हैं, क्योंकि एक तरह से ये दिमाग में रखो कि इसको खाते ही हैं लोग, तो वेजिटेरियन पोल है। और ये ऊपर वाला एनिमल पोल है, ये भी कहलाता है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि अंडे की मात्रा थोड़ी इससे ज़्यादा है, और एक ऊपर की तरफ ये जो है आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्म है और इसका सेंटर है, इसीलिए इसको मीजोलिसिथल कहते हैं। जैसे एम्फीबियन में आप देखिएगा, एम्फीबियन जो है, जैसे आप मेढक को देख लीजिए, तो इस तरह का एक पाया जाता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा आप देखिए, ये चौथा देखिए, इसमें योग की मात्रा बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा योग की मात्रा है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसका वो मतलब ये साइटोप्लाज्मिक एरिया है। तो इस प्रकार के एक को हम, चौथा प्रकार है हमारा, इसको हम बोलेंगे मैक्रो। मैक्रो मैंने बड़ा होता है, मैक्रो या मेगा भी बोल सकते हो भाई, मेगालिसिथल। ठीक, तो मैक्रो या मेगालिसिथल एक हो गया। और ये हम देखते हैं, चाहे वो रेप्टाइल हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे बर्ड हो, इनमें ये इसी तरह के एक पाए जाते हैं। तो इसको शॉर्ट में अगर याद करना है तो आप इसको देखिए, हियर इन बर्ड, हियर इन बर्ड, यस से ह्यूमन हो गया, ई से जो है आपका इकाइनोडर्मेटा हो गया, ए से एम्फीबियन हो गया, और आर से रेप्टिलियन, और इन से इंसेक्ट, और बर्ड से बर्ड। तो एक याद करने के लिए आप इसको दिमाग में रख सकते हैं, हियर
इन बर्ड। तो ये रहा हमारा योग के आधार पे अंडे का प्रकार। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इसी को अगर हमें काटना हो तो अब ये क्लीवेज की बात मैं कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ क्लीवेज हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ क्लीवेज। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ क्लीवेज, देखते हैं कि अगर इसको काटना हो तो हम कैसे कैसे काट सकते हैं। भाई देखो, इसमें तो योग है ही नहीं, तो बड़े आसानी से कट जाएगा, कहीं से भी काट लो। लेकिन इसमें थोड़ा सा योग ज़्यादा है, थोड़ा सा है, तो ये भी बड़े आसानी से थोड़ा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको तो अब हम ये वाला तो नहीं काट पाएंगे, इसी को तो काटेंगे तो निश्चित अनइक्वल हो जाएगा, और इसकी तो बात ही अलग है, बिल्कुल अनइक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए काटने के आधार पर, यानी इसको तोड़ना ही तो है, काटना ही तो है, तो किस तरह से इसको हम तोड़ेंगे, इसके आधार पे जो क्लीवेज है वह दो प्रकार का हो जाता है। पहला हमारा हो जाएगा होलोब्लास्टिक, या जिसे हिंदी में हम पूर्णभंजी कहते हैं, यानी पूर्ण रूप से विभक्त हो जाना, तो होलोब्लास्टिक हो गया। और दूसरा जो है मीरोब्लास्टिक। ये दो तरह की प्रक्रियाएं यहाँ संभव हो सकती हैं। या तो पूरा पूरा हम काट दें, भाई पूरा कट गया तो होलोब्लास्टिक हो गया। अगर पूरा इसमें नहीं कटा, योग आ गया, तो निश्चित रूप से पूरा नहीं कटेगा, तो आंशिक भंजी होगा, और ये पूर्ण भंजी होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि यह जो होलोब्लास्टिक है यह भी दो प्रकार का हो जाता है। एक है इक्वल होलोब्लास्टिक, और दूसरा होगा अनइक्वल होलोब्लास्टिक। अब इक्वल में देखो भाई कैसे, इक्वल का मतलब ये है कि इसको हम जब काटें तो बिल्कुल समान दो भाग में बट जाए। देखिए यहाँ से अगर इसको हम काटें तो समान दो भाग में बट गया, तो इसलिए इक्वल हो गया। तो ये भी काटना बड़ा आसान है, यहाँ भी ये भी कट जाएगा और यह भी कट जाएगा, देखिए यह भी कट जाएगा। यानी हम क्या देख रहे हैं, चाहे वो एलिसिथल हो और चाहे माइक्रोलिसिथल हो, इन दोनों को अगर हम काटें तो बड़े आसानी से ये कट जाएंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इसी तरह से इसको हम देखें तो इक्वल में जो संभावना है वो कहाँ हो सकती है भाई, एक तो मैमेलिया में हो जाएगी, जो मैमेलियन है। इसी तरह से मोलस्का में देख लीजिए अब ये तो भाई इकाइनोडर्मेटा आ गया, इकाइनोडर्मेटा आ गया, और ये जो है ये भी बड़े आसानी से कट के आप देख रहे हैं। तो यह जो प्राइमेट्स है इसमें भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो ये इक्वल हो गया। अब देखिए अनइक्वल में क्या होगा भाई, जब इसको काटोगे तो इसी को तो काट पाओगे, तो पूरा पूरा कहाँ कट पाएगा। तो आप देखिए यहाँ अनइक्वल में यानी असमान पूर्णभंजी, यानी पूरा रूप से नहीं कटेगा। तो जैसे एम्फीबियन में देख लो भाई, एम्फीबियन में अनइक्वल में एम्फीबियन को देखिए, तो एम्फीबिया आ गया इसमें, एम्फीबियन में अनइक्वल हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं मीरोब्लास्टिक में, तो देखिए भाई इसमें तो योग तो ज़्यादा है भाई, तो ये तो अनइक्वल होगा ही होगा। तो जैसे इसमें दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं, एक जो है डिस्क्वाइडल हो जाएगा, डिस्क्वाइडल तो डिस्क लाइक हो जाएगा। जैसे आप देखो यहाँ रेप्टिलियन को देख लो भाई, बर्ड को देख लो, रेप्टिलियन को देखिए आप, बर्ड को देखिए, तो ये डिस्क्वाइडल होता है। और इनमें अब चले जाइए सुपरफिशियल, ऊपर सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल में आप क्या देखेंगे, जैसे इंसेक्ट को ले लीजिए, कुछ फिशेस को ले लीजिए, इंसेक्ट में देखेंगे आप, फिशेस को देखेंगे सम फिशेज में। तो इस तरह का ये बंटवारा होता है। तो इसके आधार पे हम देख लेते हैं कि कौन इक्वल हो रहा है, कौन अनइक्वल हो रहा है, और कौन डिस्क्वाइडल है, कौन मीरोब्लास्टिक है। तो मीरोब्लास्टिक इक्वल और अनइक्वल आप हमारी समस्या आप इसकी बात करें समझ गए। अब हम लोग थोड़ी सी बातें इसमें और कर लेते हैं। जैसे ये जो बांटने की प्रक्रिया है, अब प्लेन के आधार पर भी तो देखा जाता है भाई कि वो किस प्लेन में आप बांट रहे हैं। अब ह्यूमन के केस में हम लोग देखेंगे कि वो किस प्लेन में बांटा जा रहा है, क्या सीधा बांटा जा रहा है, सीधा हॉरिजॉन्टल बांटा जा रहा है या वर्टिकल बांटा जा रहा है, किस तरह से उसको बंटवारा उसका किया जा रहा है। तो इसके आधार पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं
कि ह्यूमन का जो ये जो एग है ये किस तरह के प्लेन में मतलब इसको कैसे बांटते हैं। तो देखें बांटने का जो तरीका है, जैसे मान लीजिए यह एग है तो ये हो सकता है कि आप भाई इसको इसे सीधे काट दो, ठीक है, मतलब सीधा सीधा, या यहाँ से भी हटा सकते हैं, तो इसको हम क्या कहें। या मान लीजिए आप जो है काट रहे हो तो क्या जरूरी थोड़ा है कि ये वर्टिकल ही काटें, आप ऐसे हॉरिजॉन्टल भी तो काट सकते हैं, एकदम बीच से काट दें, या चाहे तो थोड़ा सा ऊपर सरका के काट दें, चाहे इधर से काट दें, तो इस तरह से कटिंग हो सकती है। तो इस कटिंग को देखते हैं। तो ये देखिए अगर सीधा सीधा आप काट रहे हैं, जैसे ये सीधा आपने काटा, तो इसको क्या नाम देंगे हम, मेरीडोनियल, मेरीडोनियल। तो ये इस तरह से काटना, यानी सीधा सीधा से काटना, ये मेरीडोनियल प्लेन कहलाएगा, ठीक है। अगर इस तरह से आप काट रहे हैं तो ये प्लेन क्या है हमारा, मेरीडोनियल प्लेन है। और अगर ऐसे थोड़ा सा मान लिया हटा करके यहाँ से, यानी एक तरह से समझो कि ब्याज से हट करके काट रहे हैं, तब इसको क्या नाम देंगे, वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल प्लेन कह सकते हैं, ठीक है। तो मेरीडोनियल और वर्टिकल दोनों समझ गए। अभी हम लोग देखेंगे कि इसी से रिश्ता अभी जुड़ेगा मैन का, कि वो मेरीडोनियल है कि वर्टिकल है। अब अगर इस तरह से आप काट दे रहे हैं बीचों बीच में, तो आप देख रहे हैं तो भाई इक्वल कर रहे हैं ना, तो इक्विटोरियल हो गया, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ से चाहे ऊपर में काट दो चाहे नीचे काट दो भाई बीच से, तो अब ये क्या हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूडिनल, लैटिट्यूडिनल। तो इस तरह से ये प्लेन है। अब इस प्लेन के आधार पे हम लोग देखेंगे कि ये क्लीवेज जो है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो मनुष्य का एग है, अभी हम लोग के समझ में आ गया कि ह्यूमन का एग जो है एलिसिथल है, और इसका जो क्लीवेज का टाइप हमने देखा ये होलोब्लास्टिक है और इक्वल है, यह भी बात हम लोगों ने जान लिया। और प्लेन आप देखेंगे कि प्लेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इसी तरह से, यानी मेरीडोनियल प्लेन के तहत आएगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने बात की कि किस तरह से क्लीवेज की प्रक्रिया होती है। अब हम उसके प्रोसेस को आइए देखते हैं, उसकी क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, उसको देखते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया कि ये भी एक क्या है, माइटोटिक डिवीज़न है। जिस तरह से माइटोटिक डिवीज़न में, सूत्री विभाजन में सेल जो है दो पार्ट में टूट जाती हैं, लेकिन अंतर बस इसमें इतना है कि हम जानते हैं कि माइटोटिक डिवीज़न में G1, S, G2 और M फेज होती है। लेकिन माइटोटिक डिवीज़न में जब सेल को डिवाइड करना होता है तो रैपिडली वो अपनी संख्या को मतलब इंक्रीज करती है, बढ़ाती है, बढ़ाने के बाद वह सेल डिवाइड होती है। लेकिन यहाँ अंतर क्या है, यहाँ पे ये आप ध्यान दीजिएगा कि G1 और G2 फेज नहीं पाई जाती हैं, बल्कि इसमें यस, यानी यस जो है DNA की यहाँ सिंथेसिस होगी और फिर ये डिवीज़न होगा, यानी माइटोटिक डिवीज़न होगा। तो ये चीज़ है, अंतर है। यानी क्लीवेज इज द रैपिड डिवीज़न ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीज़न इन विच G1 एंड G2 फेज मीन्स ग्रोथ फेज और ऑब्सेंट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ग्रोथ फेज जो है अब्सेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे शुरू होती है। इसके पहले अभी हम लोगों ने देखा कि जब जाइगोट हमारा बना है तो उसके अंदर मेल और फीमेल क्रोमोसोम यानी न्यूक्लियाई आपस में आकर के मिल गए हैं, और वहाँ पे वहीं पे हमने देखा कि सेक्स का डिटर्मिनेशन भी हो चुका है। अगर फीमेल के अंदर यानी ओवम के अंदर एक्स टाइप का क्रोमोसोम है आया है तो एक्स यानी फीमेल वो बेबी का जन्म होने वाला है, और एक्स के साथ जो है वाई आकर के यानी वाई टाइप का स्पर्म जो है आकर के फ्यूज किया है तो वो मेल चाइल्ड है। और अक्सर आप देखते हैं कि फीमेल को ही दोषी ठहराया जाता है कि ये मतलब बार बार बच्चे ही पैदा कर रही है, लेकिन फीमेल उसके लिए दोषी नहीं है, बल्कि वो सेक्स का डिटर्मिनेशन जो है मेल के माध्यम से होता है। और रियल में अगर आप देखें तो मेल भी बहुत ज़्यादा दोषी नहीं है, क्योंकि 50% जो है स्पर्म मेल के एक्स टाइप का बनते हैं और फिर 50% जो है वाई टाइप के बनते हैं।
तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जाइगोट जब बन रहा है तो उस स्टेज में किस प्रकार का स्पर्म वहाँ रैंडमली वहाँ पहुँचा है, एक्स टाइप का या वाई टाइप का, उसके आधार पे उस बेबी का सेक्स डिटरमाइन होता है। तो आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्लीवेज क्या है। अब ये हमारा है जाइगोट, ठीक है, ये हमारा क्या है भाई, जाइगोट। अब जाइगोट में आप जान रहे हैं कि यह जो है एक सेल है और 2n है, इसके अंदर 46 गुणसूत्र आ चुके हैं। अब इसके बाहर, इसके पहले हम लोगों ने बात की है, तो अभी भी देखें ये जोना जो पैलोसिडा है जिसको हम जेडपी कह रहे हैं, ये जोना पैलोसिडा की दीवार अभी भी वैसे ही लगी हुई है। अब जैसे ये 30 घंटा बीतता है जाइगोट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद, 30 घंटे के बाद इसका डिवीज़न होता है। और आप जानते हैं कि यह जो डिवीज़न अभी मैंने बात किया था कि अगर इस तरह से है, ऐसे डिवाइड कर रहा है तो इसको हम मेरिडोनियल कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट डिवीज़न आप देखेंगे इस तरह से ये सेल बनती है, ये मेरिडोनियल डिवीज़न होता है और ये 30 घंटे के बाद होता है तो ये सेल बन जाती हैं। तो ये ब्लास्टोमियर कहलाती हैं, ये भी आप जानते हैं, सेल बन गई, अब क्या हो गई, ब्लास्टोमियर। अब ये सेल पुनः आगे की तरफ बढ़ती है और आप देखते हैं कि बड़ी मार्के की बात है, एक दो सेल बनी हुई है और इन दो सेलों में एक सेल में पुनः जो है इस तरह का विभाजन होता है, यानी एक तरह से हॉरिजॉन्टल हो रहा है इस, और आपने देखा बीच से हो रहा है, इसीलिए इसको इक्विलैटरल इक्वेशनल डिवीज़न इसको कहेंगे। और एक ऐसे सीधे हो रहा है जिसको हम मेरिडोनियल क्लीवेज कर रहे हैं। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 90 एंगल का एक तरह से कोण बन जा रहा है और ये रोटेशनल क्लीवेज एक तरह से हो गया। लेकिन ये समय जो है एक तरह से आप देख रहे हैं 2 से 3 सेल बनी है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो 3 सेल यहाँ पे बन रही है और 3 सेल जो है आप देख रहे हैं इसी की वजह से इक्वल डिवीजन नहीं हो पाया है, यानी एक जो है मेरिडोनियल है, एक इक्वेटोरियल है। तो इसी वजह से इसको एक नाम दिया गया है जो ह्यूमन का मतलब ये जाइगोट है उसका डिवीज़न जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस इसको कहा गया है। ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इसके बाद से यह 4 सेल में कन्वर्ट हो जाता है और 4 सेल यहाँ पे देखें बन गई हैं। और ये चारों सेल के बाहर आप देखें जोना पैलोसिडा की दीवार अभी भी लगी हुई है। इसके बाद से यह सेल जो है फर्दर डिवाइड करती हैं और आगे की तरफ बढ़ करके 4 से 8 सेल बन जाती हैं और 8 से फिर जो है रैपिडली डिवीज़न हो रहा है, 8 से 16 सेल बन जा रही हैं। लेकिन एक बड़ी मार्के की बात है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जाइगोट है हमारा और ये जो सेल बन रही हैं अब 8 से लेकर के 16 तक की जो सेल बन रही हैं इसको हम कहेंगे मारुला स्टेज। याद रखिएगा मारुला, ये क्या है भाई, मारुला स्टेज है। तो ये मारुला स्टेज है क्योंकि मारुला इसलिए कहा जाता है कि जैसे सहतूत होती है उसको देखिएगा कि उसी जैसे ये गुच्छे बना लेते हैं, तो इसीलिए इसका नाम जैसे गुच्छित बन गया है ना, देख रहे हैं सहतूत जैसे, तो सहतूत जैसे गुच्छे बन जाने के कारण ही इसका नाम जो है मारुला रख दिया गया है। तो ये मारुला स्टेज है। अब मारुला स्टेज में देखिए आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो साइज है जाइगोट की और ये मारुला स्टेज की साइज अगर आप देखिए तो साइज क्या है, सेम है, साइज सेम है, साइज में कोई अंतर नहीं है। हाँ, अंतर किस में आया है, इसके अंदर आप देख रहे हैं जाइगोट में सिर्फ एक सेल है और वो 2n है, लेकिन यहाँ पे सेल की संख्या जैसे मारुला स्टेज में आप देख रहे हैं कि 4 से 8, 8 से 16 हो गई है, सेल की संख्या बढ़ गई है, न्यूक्लियस की संख्या बढ़ गई है, लेकिन साइज जो है इसका सेम है क्योंकि इस क्लीवेज में साइज नहीं बढ़ती है, उसी में उसको डिवाइड होना है। तो ये हमारी है मारुला स्टेज, ये भी आप समझ गए। इसके बाद से फर्दर ये डिवाइड करती है 16, 32 आप देख रहे हैं ये 64 सेल हो जाती हैं। फिर इसके बाद से होता क्या है, ये सेल अपने आप को अरेंज करने लगती हैं। कुछ सेल जो है इस पेरीफेरी पे आ जाती हैं, देखिए यहाँ पे पेरीफेरी पे ये सेल आकर के लग जाती हैं, यहाँ पे पेरीफेरी पे लग जाती हैं। तो इसीलिए इसको हम
ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ये फेरी पे जो सेल सज गई हैं इनको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और ये जो अंदर की तरफ कुछ सेल आकर के अपने आप को अरेंज कर लेती हैं और लगता है कि ये कोन बना रही हैं, तो इसको हम या इसको इनर सेल मास भी कहते हैं, या एक नाप जैसी संरचना बनाती हैं जिसे हम इम्ब्रियोनल नाप के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यह एक कैविटी सी बन गई है, तो इस कैविटी को यानी खाली स्पेस बन गया है, इस कैविटी को हम ब्लास्टोसील कैविटी के नाम से जानते हैं। अब ये जो संरचना बन गई जिसमें ब्लास्टोसील कैविटी आ गई, एम्ब्रियोनल नाप बन गए और साथ ही साथ ट्रोफोब्लास्ट बन गए, तो इस तरह की संरचना को हम नाम देते हैं ब्लास्टुला। ये हमारी स्टेज हो गई ब्लास्टुला। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि अभी भी ये जोना पैलोसिडा की दीवार अभी भी इसके चारों तरफ घेरे हुए है, और जब तक ये जोना पैलोसिडा की दीवार जो है ब्रेकअप नहीं होगी तब तक इसका इम्प्लांटेशन यूट्रस की दीवार में नहीं हो पाएगा। तो फिर आगे देखिए, आगे चल करके होता क्या है। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल हैं इनसे कुछ एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलते हैं। वो क्या करते हैं, इस जोना पैलोसिडा की दीवार को तोड़ देते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। और जैसे ही ये ब्रेक होती है तो ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है ये बाहर की तरफ निकलती हैं, और साथ ही साथ ये जो आईसीएम है, इनर सेल मास, यानी जिसको हम एम्ब्रियोनल नाप कह रहे हैं, यह भी बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण घटना यहाँ पे होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, आइडेंटिकल ट्विन की होती है। आइडेंटिकल ट्विन की घटना यहीं पे होती है, यानी जब हैचिंग होती है इसकी, यानी जो जोना पैलोसिडा की दीवार है जब वो टूटती है, एक तरह हैचिंग मतलब एक तरह से अंडा दे रही है, तो हैचिंग जब हो रही है तो ये बाहर निकल रही हैं। उसी समय अगर ऐसा हुआ जनरली तो ये बाहर निकल जाएगी। ये जो हमारी ट्रोफोब्लास्ट की सेल है ये प्लेसेंटा के निर्माण में काम करेंगी और इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन ये जो सेल है अब यही जो है एम्ब्रियो में बदल जाएगा, और ये एम्ब्रियो जो है यूट्राइन वॉल में जो है एम्बेडेड हो जाएगा, और फिर वहाँ से आगे चल करके फोइटस का निर्माण होगा। तो अगर ये सब नॉर्मल प्रोसेस चल रही है तब तो एक ही फोइटस का जन्म होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। एक एम्ब्रियो बन गया और आगे चल करके वो फीटस में बदल जाएगा, और फिर जो है वो शिशु मतलब जन्म लेगा, शिशु बन जाएगा। तो इस तरह से जनरल सी प्रोसेस है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप आइडेंटिकल ट्विन को देखे होंगे और सेक्स भी देखे होंगे कि जो बच्चे पैदा होते हैं जो बिल्कुल शक्ल सूरत एक जैसी है। अगर लड़कियां हैं तो बिल्कुल एक जैसी दिख रही हैं, लड़के हैं तो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, उनकी शक्ल सूरत एक जैसी है। और ये मतलब इसको आइडेंटिकल ट्विन की बात कर रहा हूँ। और कई बार ऐसे देखते हैं कि दो जो है बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, उनकी शक्ल सूरत अलग अलग होती है या सेक्स भी अलग अलग होता है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आइडेंटिकल ट्विन की। आइडेंटिकल ट्विन में क्या होता है, इसका जेनेटिक मेकअप तो भाई सेम है, सेक्स डिटरमाइन हो चुका है। मान लीजिए यह फीमेल है या मेल है, जो भी है इसका सेक्स डिटरमाइन हो चुका है, यही सेल है। और क्या हुआ, इसी को जब ट्रोफोब्लास्ट बाहर की तरफ यानी जोना की जो हैचिंग हो रही है, जो जोना की दीवार टूट रही है, उसी समय क्या हुआ, अगर इसी सेल में से कोई सेल जो आईसीएम है, आईसीएम बाहर निकल गई, तो इसके अंदर कैपेसिटी, यही कैपेसिटी टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द एम्ब्रियो, यानी इसके अंदर खुद की क्षमता है कि यह भी जो है अपने आप को टोटिपेटेंसी कैपेसिटी है इसके अंदर, यह भी कन्वर्ट कर लेगा, अपने आप को एम्ब्रियो में बदल लेगा, और यह भी जो है एक नया एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस में। और ये चूंकि एक जैसे इनका जेनेटिक मेकअप है, इसीलिए आइडेंटिकल ट्विन का जन्म हो जाता है। तो यहाँ से आइडेंटिकल ट्विन भी जन्म लेते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इन सारी चीज़ों को हम आइए एक फिगर के माध्यम से भी देखते हैं ये कैसे चीज़ें घटित होती हैं। आइए अब इसको थोड़ा सा हम लोग फिगरेटिव समझ लेते हैं, फिगर के माध्यम से इसको देखने की कोशिश करते हैं। आप जानते हो कि ये हमारा ओवरी है, ओवरी के अंदर आप जानते हो कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, फिर वो प्राइमरी फॉलिकल में बदलते हैं, और फिर एट द लास्ट जो है ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाते हैं। और आप जानते हो कि ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूल का यानी सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। और ये सेकेंडरी oocyte जो है जैसे ही ये बाहर की तरफ निकलते हैं तो ये आप जान रहे हो कि फिम्ब्रिये होती हैं, यानी
जो फैलोपियन ट्यूब है उसका लास्ट जो कीपाकार इन्फंडिबुलम पोर्शन है, कीपाकार जो संरचना है, इसको हम फिम्ब्रिय कहते हैं। ये 12 से लेकर के 14 घंटे तक ये जो अभी आप देख रहे हैं कि ये इसके अंदर बना हुआ है और ये अभी फर्टिलाइज एग नहीं है। अब ये यूट्रस के वाल में जब एम्पुला रीजन में पहुंचता है तो आप जानते हैं कि एम्पुला रीजन में इधर से यह सेकेंडरी ओसाइट पहुंच रहा है, उधर से तमाम स्पर्म जब आ रहे हैं तो एम्पुला रीजन में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो गई। और फर्टिलाइजेशन के बाद अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मारुला ब्लास्टुला स्टेजेस आई हैं और हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट का हुआ है और जोना पैलोसिडा किस तरह से ब्रेकअप हुई है और उसको इम्प्लांट होना है। इसी को हम लोग फिगरेटिव इसको देख रहे हैं। ये पहले यानी ये जो घटना होती है आप देखते हैं कि ये पहली हमारी संरचना है, उसके बाद से अब ये फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद आप जानते हैं कि एक सेल बन गई और ये एक सेल जो है बनने के बाद ये जाइगोट बन गया और जाइगोट जो है यानी इसके अंदर ये 23 क्रोमोजोम मदर के 23 क्रोमोजोम जो है फादर के आ गए। अब ये टाइम ऑफ यहाँ पे डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। डीएनए के रिप्लिकेशन के बाद यह सेल जो है डीएनए को रिप्लिकेट करती है। रिप्लिकेट करने के बाद आप देखेंगे जो फास्ट क्लीवेज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट फास्ट क्लीवेज होगा। इसका पहला क्लीवेज होने में 30 घंटे का समय लग जाता है। यह फैलोपियन ट्यूब के अंदर अब ये चीज़ें बढ़ रही हैं। 30 घंटे में यह जो है फर्स्ट क्लीवेज हो गया है। उसके बाद से ये अभी आप देखते हैं इसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। फिर ये आगे की तरफ डिवीज़न होता है, 2 हुआ और मेरिडोनियल क्लीवेज अभी आपने देखा और 2 के बाद ये 2 से 4 बनी सेल और 4 से 8 बनी और 8 सेल और 8 से 16 सेल बनी, जिसको अभी हम लोगों ने मारुला स्टेज कहा, क्योंकि ये जो सहतूत है मालबेरी उसी तरह से दिखता है, इसीलिए इसको मारुला स्टेज कहते हैं। फिर मारुला स्टेज के बाद आपने देखा कि जोना पैलोसिडा की दीवार अभी भी लगी हुई है। कुछ सेल इसकी जो है पेरीफेरी पे अरेंज होती चली जाती हैं और कुछ सेल जो है इधर किनारे की ओर अरेंज हो जाती हैं। जो सेल पेरीफेरी पे अरेंज हो जाती हैं उसको हम ट्रोफोब्लास्ट सेल कहते हैं और अंदर की ओर जो है ICM यानी इनर सेल मास जो है, जिसे इनर सेल कोन के नाम से भी आप जान रहे हैं, तो ये अरेंज हो जाती हैं और इसी स्टेज को हम अर्ली ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो है ये मारुला बनने में आप देख रहे हैं कि ये 30 घंटा यहाँ लगा, फर्स्ट क्लीवेज हुआ, मारुला बनने में 3 दिन का समय लगा है। और ये मारुला के बाद जैसे ये बन रही है यानी 4 से लेकर के 4.5 से समझिए 5 दिनों में यह अर्ली ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और यही अर्ली ब्लास्टोसिस्ट जो है आगे चल करके अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जोना पैलोसिडा की जो दीवार है वो टूट जाती है और ब्रेकअप होती है, क्योंकि इसके टूटने में जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं, जिससे जो है ये जोना पैलोसिडा जो है टूट जाती है। और जब तक जोना पैलोसिडा टूटेगी नहीं तब तक यह जो है आकर के इस जो यूटेराइन की इंडोमेट्रियम वाल है उससे जो है जुड़ नहीं सकता है। और इस तरह से आप देखते हैं कि जोना पैलोसिडा जो है एक प्लेस इसको प्रोवाइड करा रही है, सूटेबल प्लेस। जब इसको सूटेबल प्लेस मिल जा रहा है उस समय जो है ट्रोफोब्लास्टिक सेल जो है इस पर रिएक्शन करती हैं और इसको डिजॉल्व कर देती हैं। और ये समय लगता है 5.5 से लेकर के 6 दिनों के बाद, यानी मान के चलिए लगभग 1 हफ्ते के अंदर ये जोना पैलोसिडा की दीवार जो है ब्रेकअप हो जाती है। और अभी हमने ट्विन की बात की, अगर उसके अंदर वो एक सेल भी ये जो ICM की सेल निकल गई तो वो आइडेंटिकल ट्विन बन जाते हैं, अन्यथा एक 2 बच्चे बन जाते हैं, नहीं तो एक ही सिंगल एम्ब्रियो का यहाँ निर्माण होता है और इसके अंदर यह इम्प्लांट हो जाता है। और इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया को अगले चरण में हम पढ़ेंगे। और आप जानते हो कि जब यह इम्प्लांट हो जाता है यानी 8 हफ्ते का है एक तरह से समझिए, तो इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। और इसके बाद से 8 हफ्ते के बाद से जो समय बीतता है जैसे प्रेगनेंसी तक डिलीवरी से पहले के समय को हम लोग जो है उसको हम इसको हम फोइटस कहते हैं। और जब चाइल्ड बॉर्न हो जाता है तो साल भर के अंदर के बच्चे को हम जो है शिशु कहते हैं। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट फर्टिलाइजेशन क्लीवेज।